साल था 1971। पूरा दक्षिण एशिया खून और बारूद की आग में जल रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में इंसानियत का कत्लेआम, लाखों शरणार्थी भारत की सरहद पार कर रहे थे। दिल्ली के गलियारों में एक ही सवाल गूंज रहा था, अगर भारत इस जंग में उतरा तो कौन खड़ा होगा हमारे साथ? क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ झुकी हुई थी। अमेरिका, चाइना और पूरा वेस्ट इस्लामाबाद के सपोर्ट में। भारत अकेला था, चारों तरफ से घिरा हुआ। लेकिन इतिहास के अंधेरे पन्नों में एक ऐसी कहानी छुपी है जो शायद आपने कभी सुनी ही नहीं होगी। दो ऐसे देश जिनके बारे में उस टाइम आप सोच भी नहीं सकते, जिन्होंने भारत को हारने से बचाया। एक तरफ था सोवियत यूनियन, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर। दूसरी तरफ वेस्ट एशिया का छोटा सा लेकिन निडर देश इजराइल। एक ने भारत को दी कूटनीतिक ढाल, दूसरे ने दिए ऐसे हथियार जिनके बिना जंग का नक्शा ही बदल जाता। ये कहानी है उन सीक्रेट अलायंसेस की जो खुलेआम कभी दुनिया के सामने नहीं आए। ये कहानी है बैक चैनल डील्स, अंडरग्राउंड हथियार सप्लाई और महासागर में छिपे स्टैंड ऑफ्स की। और ये कहानी है भारत की उस जीत की जो सिर्फ हमारी सेना की ताकत से नहीं बल्कि दो अनदेखे दोस्तों की मदद से भी लिखी गई। तो तैयार हो जाइए, आज आप जानेंगे वो सच जो आपको हिला देगा। 70 का दशक। भारत एक ऐसे पड़ाव पर खड़ा था जहां हालात हर रोज और बिगड़ते जा रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों पर जुल्म इस कदर बढ़ गया था कि लाखों लोग अपनी जान बचाने के लिए भारत की सरहद लांघ रहे थे। गांव, कस्बे, शहर, हर जगह से शरणार्थियों की भीड़ पश्चिम बंगाल और असम में उमड़ रही थी। भारत की अर्थव्यवस्था पहले ही कमजोर थी, ऊपर से ये मानवीय संकट सरकार की नींद उड़ा रही थी। दिल्ली में बैठे नेताओं को समझ आ चुका था कि ये सिर्फ मानवीय मदद का मामला नहीं है, बल्कि अब भारत की सुरक्षा पर सीधा खतरा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर भारत पाकिस्तान से सीधी जंग छेड़ता तो दुनिया का कौन सा मुल्क भारत के साथ खड़ा होता? क्योंकि उस वक्त दुनिया की नजर में पाकिस्तान था स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अमेरिका पाकिस्तान को एक अहम साथी मानता था क्योंकि वह वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच पुल का काम करता था। चीन पाकिस्तान का हमेशा से करीबी रहा। यूरोपियन ब्लॉक भी भारत की तरफ पीठ किए खड़ा था। ऐसे में भारत की पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, क्या भारत ये जंग अकेले लड़ सकता है? दिल्ली की मीटिंग्स में बार बार यही मुद्दा उठ रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैकिंग के बिना पाकिस्तान को हराना लगभग नामुमकिन है। और यहीं से शुरू होती है उस सीक्रेट अलायंस की खोज जो आने वाले महीनों में भारत की किस्मत बदलने वाला था। 9 अगस्त 1971, वो तारीख जिसने भारत की किस्मत पलट दी। दिल्ली और मॉस्को के बीच साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। 20 साल की ये संधि सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि एक सिग्नल था पूरी दुनिया के लिए कि अब भारत अकेला नहीं है। इस ट्रीटी के आर्टिकल्स में साफ लिखा गया था कि अगर भारत पर हमला होता है तो सोवियत यूनियन उसकी मदद करेगा, और अगर भारत को कूटनीतिक या मिलिट्री सपोर्ट चाहिए तो मॉस्को पीछे नहीं हटेगा। इंदिरा गांधी ने यह कदम उठाकर पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमेरिका और चीन दोनों को सीधा मैसेज दे दिया कि भारत किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगा। उस दौर में यह संधि भारत के लिए लाइफ इंश्योरेंस जैसी थी। लेकिन सोचिए, ये संधि पाकिस्तान और अमेरिका पर क्या असर डाल रही होगी। इससे पहले तक वॉशिंगटन मान रहा था कि भारत दबाव में आकर कभी बड़ी जंग नहीं लड़ेगा। चीन भी समझ रहा था कि भारत कूटनीति के झमेले में उलझा रहेगा। लेकिन जब यह ट्रीटी साइन हुई तब पाकिस्तान को साफ लग गया कि अगर उसने भारत से सीधी भिड़ंत ली तो उसके पीछे खड़ा होगा पूरा सोवियत ब्लॉक। इस संधि ने भारत को सिर्फ सुरक्षा की गारंटी नहीं दी बल्कि मनोवैज्ञानिक बढ़त भी दी। भारत जान चुका था अब उसके पास एक सुपर पावर की ढाल है। ये वही ढाल थी जो आने वाले हफ्तों में यूनाइटेड नेशंस और बैटलफील्ड दोनों पर भारत को बचाने वाली थी। दिसंबर 1971, ढाका जल रहा था। शरणार्थियों की लहरें सीमाएं तोड़ रही थीं और पाकिस्तान की सेना बेकाबू थी। भारत जब भी किसी मोर्चे पर आगे बढ़ता, वॉशिंगटन तुरंत यूनाइटेड नेशंस में प्रस्ताव ले आता। अमेरिका और उसके सहयोगी ये चाहते थे कि इंडिया पर युद्ध विराम थोप दिया जाए ताकि पाकिस्तान की मजबूती बनी रहे। न्यूयॉर्क की उस विशालकाय इमारत में बैठकर पूरी दुनिया भारत को दबाने की कोशिश कर रही थी। हर कैमरा, हर न्यूज रिपोर्टर उसी घड़ी पर टिका था, क्या भारत झुकेगा? लेकिन तभी सुरक्षा परिषद की मेज पर गूंजती थी एक आवाज, वेटो। सोवियत यूनियन बार बार अमेरिका के प्रस्ताव को कुचल देता। यह सिर्फ एक सपोर्ट नहीं था, यह भारत के लिए सांस लेने की मोहलत थी।
सोचिए, अगर उस वक्त रसिया ने वीटो का इस्तेमाल न किया होता तो क्या होता। संयुक्त राष्ट्र के आदेश से भारत को फौरन युद्ध रोकना पड़ता, ढाका कभी आजाद न होता और बांग्लादेश आज शायद नक्शे पर मौजूद ही न होता। इंदिरा गांधी जानती थीं कि असली लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक टेबल पर भी लड़ी जा रही है, और उस टेबल पर सोवियत यूनियन ने भारत के लिए एक ढाल की तरह खड़े होकर दुनिया को चुप करा दिया। ये वीटो सिर्फ एक टेक्निकल प्रोसीजर नहीं था, ये भारत की किस्मत बदलने वाला हथियार था। उस पल से साफ हो गया था, अब इंडिया किसी के दबाव में नहीं झुकेगा और पाकिस्तान का पतन तय है। इतिहास के पन्नों में यह हिस्सा शायद ही कभी लिखा गया, लेकिन सच्चाई यह है कि 1971 की जंग में इंडिया अकेला नहीं था। जब अमेरिका पाकिस्तान के लिए C-130 गनशिप और टैंक सप्लाई कर रहा था, तब इजराइल ने चुपचाप इंडिया का हाथ थामा। तेल अवीव की सीक्रेट मीटिंग्स में फैसला हुआ, भारत को सपोर्ट करना ही होगा। रात के अंधेरे में कार्गो प्लेन उड़ते थे जिनके रूट किसी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होते। दिल्ली के सीक्रेट हैंगर में हथियार उतरते, मॉर्टार, तोपों के शेल और वो टेक्निकल गियर जिसकी जरूरत फ्रंटलाइन पर जवानों को थी। सब कुछ इतना खामोशी से होता कि दुनिया को भनक तक नहीं लगती। ये कोई ओपन अलायंस नहीं था, ये एक छुपा हुआ लाइफ लाइन सप्लाई चेन था। भारत में इजराइल का रात की खामोशी में कार्गो जहाज उतर रहे थे। सिर्फ कुछ चुनिंदा ऑफिसर जानते हैं कि इसमें क्या है। दुनिया के लिए ये रूटीन फ्लाइट थी, लेकिन अंदर भरे थे ऐसे हथियार जो बैटलफील्ड का पासा पलट सकते थे। इजराइल सिर्फ हथियार ही नहीं दे रहा था, वो इंटेलिजेंस और ट्रेनिंग सपोर्ट भी भेज रहा था। जिन टेक्निक से मिडिल ईस्ट में वो लड़ चुका था, वही नॉलेज इंडिया तक पहुंची। पाकिस्तान को इस गुप्त सपोर्ट की भनक तक नहीं लगी। उन्हें लगता रहा कि इंडिया सब कुछ अकेले कर रहा है, लेकिन असल में इस साइलेंट सपोर्ट ने फ्रंट लाइन पर बैठे भारतीय सिपाही को यह भरोसा दिया कि दुनिया में कहीं ना कहीं दोस्त खड़े हैं, और यही भरोसा जंग को जीत में बदलने का असली ईंधन बना। जंग अपने निर्णायक मोड़ पर थी, इंडिया जीत के बेहद करीब खड़ा था, लेकिन तभी एक ऐसा कदम उठा जिसने दिल्ली की सांसें रोक दी। अमेरिका ने अपना सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर USS एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी की तरफ रवाना कर दिया। इस जहाज पर लगे फाइटर जेट्स और न्यूक्लियर पावर सिस्टम पाकिस्तान को सीधा सपोर्ट देने का मैसेज था। अमेरिका चाहता था कि इंडिया पर दबाव डाला जाए ताकि ढाका की तरफ बढ़ते भारतीय कदम रुक जाएं। दिल्ली के वॉर रूम में उस समय माहौल ऐसा था जैसे किसी हॉलीवुड मूवी का क्लाइमैक्स हो। एक तरफ जीत हाथ में थी, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर सामने खड़ी थी। सोचिए, एक गलत फैसला और ये जंग पूरे एशिया को परमाणु साए में धकेल सकती थी। लेकिन इंडिया ने हार मानने से इनकार कर दिया। तुरंत रूस से संपर्क किया गया और कुछ ही दिनों में सोवियत यूनियन ने अपने वॉरशिप्स को हिंद महासागर की ओर रवाना कर दिया। यह पूरी दुनिया को पता है, जब अमेरिकी जहाज बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा था, उसी वक्त सोवियत डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स उसका रास्ता काटने को तैयार खड़े थे। ये पल किसी शतरंज की बिसात जैसा था, जहां हर चाल एक देश का भविष्य तय कर सकती थी। अमेरिका के प्रेशर के बावजूद इंडिया पीछे नहीं हटा, बल्कि जंग को और तेज किया ताकि जीत इतनी जल्दी हासिल हो जाए कि कोई बाहरी ताकत बीच में आ ही न पाए। और यही हुआ। ढाका की सड़कों पर पाकिस्तानी आर्मी ने सरेंडर किया और USS एंटरप्राइज सिर्फ एक भय का प्रतीक बनकर रह गया। जब उस दौर में इंडिया अकेला पड़ चुका था, अमेरिका खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ खड़ा था, चीन भी मौका ढूंढ रहा था। ऐसे में अगर कोई एक मुल्क था जिसने इंडिया की पीठ थपथपाई, तो वो था रसिया। मॉस्को और दिल्ली के बीच हुआ ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ही असली गेम चेंजर था। इस ट्रीटी के तहत रूस ने साफ वादा किया था कि अगर इंडिया पर बाहर से दबाव डाला गया तो वो खुलेआम दिल्ली के साथ खड़ा होगा। और ये वादा कागज पर नहीं, सीधा महासागर की लहरों पर लिखा गया। सोवियत ने अपने डेस्ट्रॉयर, क्रूजर्स और सबमरीन्स हिंद महासागर की ओर भेज दिए ताकि अमेरिका और ब्रिटेन की हर चाल को काउंटर किया जा सके। कह सकते हैं, ये सिर्फ एक वॉर नहीं था, ये कोल्ड वॉर की बिसात पर खेला गया एक परफेक्ट मूव था। रूस की ये चाल इतनी स्मार्ट थी कि वॉशिंगटन और लंदन दोनों को अचानक पॉज बटन दबाना पड़ा। USS एंटरप्राइज के सामने जब सोवियत वॉरशिप्स खड़े हो गए तो सारा गेम ही बदल गया। अमेरिका समझ गया कि अगर उसने इंडिया के खिलाफ सीधी कार्रवाई की तो मामला सीधा थर्ड वर्ल्ड वॉर तक जा सकता है। उधर ब्रिटेन ने भी अपना कैरियर HMS ईगल भेजने की कोशिश की थी,
लेकिन सोवियत ने उसे बीच रास्ते ही ब्लॉक कर दिया। ये सब डिप्लोमेसी और पावर शो सिर्फ 7 समंदरों पर नहीं हो रहा था। दिल्ली और मॉस्को के सीक्रेट हॉटलाइन कॉल्स पर भी हर मिनट स्ट्रैटेजी बन रही थी। इस पूरी कवरेज ने इंडिया को वो सुरक्षा कवच दिया जिसकी वजह से हमारी आर्मी बिना किसी ग्लोबल प्रेशर के ढाका तक पहुंची। सीधे शब्दों में कहें, रूस ने इंडिया को सिर्फ दोस्ती नहीं दी बल्कि हर कदम पर ढाल बनकर खड़ा हो गया। अब ये हिस्सा सबसे अनऑफिशियल, सबसे टॉप सीक्रेट है। ऑफिशियल हिस्ट्री बुक्स में आपको ये डिटेल नहीं मिलेगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स और पुराने इंटेलिजेंस इनसाइडर्स बताते हैं उस दौर में इजराइल ने इंडिया की मदद की थी, क्योंकि इंडिया को तात्कालिक रूप से ऐसे वेपन्स चाहिए थे जो उस वक्त तुरंत उपयोग किया जा सके। इजराइल, जिसने खुद लगातार वॉर झेले थे, वह जानता था कि सर्वाइवल मोड में क्या किया जाता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि गुपचुप चैनल्स से इजराइल ने इंडिया को नाइट विजन डिवाइसेस, मोटार्स और कुछ ऐसे एयर टू ग्राउंड टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर किए जिनसे पाकिस्तान के एयरबेस और टैंक्स को डोमिनेट करना आसान हुआ। उस दौरान इजराइल ने यहां तक कि छोटे छोटे ड्रोन जैसे रिकॉनेसेंस इक्विपमेंट भी ट्रायल के तौर पर भारत को दिए, जो उस टाइम दुनिया के लिए फ्यूचर टेक जैसा था। लेकिन ये सब हथियार तक ही सीमित नहीं था। असली गुप्त मदद ट्रेनिंग थी। कुछ चुनिंदा इंडियन पायलट्स और कमांडोज को इजराइल की स्पेशल टैक्टिक्स सिखाई गईं। कैसे दुश्मन के एयर डिफेंस को साइलेंटली बायपास किया जाए, कैसे लो फ्लाइट अटैक मिशन को एग्जीक्यूट किया जाए। कहा जाता है इस पूरे मिशन के लिए दिल्ली और तेल अवीव के बीच सीधा डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट भी नहीं था। सब कुछ तीसरे देशों के जरिए बैक चैनल के थ्रू किया गया। ये सीक्रेसी इतनी टाइट थी कि कई सालों तक इंडियन मिनिस्ट्री के अंदर भी हर किसी को इसकी भनक नहीं लगी। अगर रूस ने हमें ओपन कवरेज दिया था तो इजराइल ने हमें सीक्रेट स्ट्राइक पावर दी, यानी एक दोस्त सामने से ढाल बनकर खड़ा था और दूसरा दोस्त पीछे से तलवार पकड़कर। 17 दिसंबर 1971, वो दिन जिसने सब बदल दिया। इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर लिया था। इंडियन एयरफोर्स, जो रूस की सप्लाई और इजराइल की सीक्रेट टेक्नोलॉजी से और भी शार्प हो चुकी थी, आसमान से लगातार दबाव बनाए हुए थी। ढाका की सड़कों पर पाकिस्तानी आर्मी की हालत खस्ता थी। कम्युनिकेशन टूट चुका था, सप्लाई कट चुकी थी और ऊपर से लोकल बंगाली गेरिल्लाज यानी मुक्ति बाहिनी ने भी उन्हें चैन से बैठने नहीं दिया। उस वक्त पाकिस्तान का कमांडर जनरल नियाजी समझ गया था, गेम ओवर। दोपहर को पब्लिक के सामने लाखों गवाहों के बीच पाकिस्तानी आर्मी ने भारत के सामने अनकंडीशनल सरेंडर साइन किया। लगभग 93,000 सोल्जर्स। ये था इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर। और यही वो मोमेंट था जिसने दुनिया की पॉलिटिक्स हिला दी। अमेरिका और चीन की सारी स्ट्रैटेजिक मूवमेंट्स धरी रह गईं। रूस की ओपन मिलिट्री शील्ड और इजराइल की सीक्रेट स्ट्राइक पावर ने इंडिया को वो बढ़त दी जिसे कोई रोक नहीं पाया। वेस्टर्न मीडिया को मानना पड़ा कि इंडिया अब सिर्फ एक रीजनल पावर नहीं बल्कि एक ग्लोबल मिलिट्री प्लेयर है। ढाका में ट्राइकलर लहराते ही दुनिया ने पहली बार देखा कि कैसे एक सशक्त डेमोक्रेसी एक साथ 2 फ्रंट, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री, जीत सकती है। भारत की ताकत से पाकिस्तान हमेशा के लिए 2 हिस्सों में बंट गया। ईस्ट पाकिस्तान ने जन्म लिया बांग्लादेश के रूप में। आज जब हम उस जंग को याद करते हैं तो सिर्फ इंडिया की जीत ही नहीं दिखती, बल्कि रूस और इजराइल जैसे दोस्तों का वो अनकहा सहयोग भी सामने आता है, जिसने इस कहानी को अनब्रेकेबल ट्रायंगल ऑफ विक्ट्री बना दिया। ये थी एक अनसुनी कहानी जिसने दुनिया की पॉलिटिक्स का नक्शा बदल दिया। अगर आपको लगा कि इंडिया का ये सफर सिर्फ जंग नहीं बल्कि एक लीजेंड था, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, ऐसे ही सच और रहस्यमयी किस्सों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।